नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्गा जी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कटंगी रहा बंद, जस और भजन गाकर जताया विरोध। वार्ड परिसीमन में उजागर हुई बड़ी लापरवाही, नक्शे से गायब हुए शहर के वार्ड नंबर 3 के 2 दर्जन से अधिक मकान। आर्थिक संकट से जूझ रही नगरपालिका, 500 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी। पुलिस विभाग की पहल, नक्सलियों द्वारा घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को दी नौकरी। 7 छात्रों ने किया जिले का नाम रोशन, गोवा में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में जीते पदक। पटाखा पर जल्द शुरू होगी कार्रवाई, पुलिस ने बनाई अलग अलग टीम। मध्य प्रदेश शासन के आश्वासन पर अतिथि विद्वानों ने समाप्त की हड़ताल। और 17 अक्टूबर को करवा चौथ, वर्षों बाद आ रहा विशेष संयोग। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली के करीब आते ही पुलिस प्रशासन फटाखा के अवैध व्यापार और अवैध बिक्री के विरुद्ध सख्त होता दिखाई दे रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर फटाखा व्यापारियों की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें मापदंड का पालन करना, अधिक आवाज के फटाखे बेचना सहित किसी भी तरह के नियम की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले माह से ही पुलिस विभाग ने इसमें जो प्रतिबंधात्मक या जो पहले से भी एक प्रिपरेटरी कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। इसमें डीएसपी के माध्यम से जितने भी रजिस्टर्ड हमारे यहाँ जो फटाखा व्यापारी हैं या जहाँ पे गोडाउन्स हैं उनकी जांच परख शुरू कर दी है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया है। अब चूँकि दशहरे में भी कुछ फटाखों का उपयोग होता है तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। दीपावली को ध्यान में रखते हुए इन सभी गोडाउन्स में, साथ ही साथ जहाँ फटाखा बाजार लगेगा वहाँ पर ये जो जितने भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिससे कि सुरक्षात्मक जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं वो सभी कराई जा रही हैं। पुलिस इसमें लगातार चौकन्नी लगेगी। प्रशासन के द्वारा 125 डेसिबल से अधिक आवाज के फटाखों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अन्य तरह के मापदंड भी तय किए गए हैं। पूर्व में हुई घटना और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन सख्ती की बात कर रहा है। कटंगी तहसील मुख्यालय में बीते दिनों दुर्गा जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया। शहर वासियों के द्वारा भजन जस गाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दुर्गा जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों पर तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, उल्टा दुर्गा समिति के लोगों पर ही मामले दर्ज कर दिए गए। स्थानीय जनों के अनुसार 1 सैकड़े से अधिक समिति के लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिससे अब समिति के लोग ही भयभीत हैं। उससे पहले बड़ी संख्या में शहरवासियों ने रैली निकाली, बंद का आह्वान किया, जिसे व्यापारियों ने पूरा समर्थन दिया और एसडीएम व पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। कल उसने 12 सीढ़ी में लगाया था एंटीसिपेटरी के लिए, उसका खारिज हो गया एंटीसिपेटरी। पति की लंबी आयु के लिए पत्नियों के द्वारा किया जाने वाला निर्जला व्रत करवा चौथ का त्योहार 17 अक्टूबर को आ रहा है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत को तोड़ती है। माना जाता है कि इस दिन अगर सुहागन स्त्रियां उपवास रखे तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिससे चांद निकलने तक रखा जाता है। इस बार का करवा चौथ का व्रत बेहद ही खास है। 70 साल बाद करवा चौथ पर इस बार शुभ संयोग बन रहा है। इस बार रोहिणी नक्षत्र के साथ मंगल का योग होना करवा चौथ को अधिक मंगलकारी बना रहा है। करवा चौथ की तैयारी को देखते हुए कुमारों के द्वारा
करवा तैयार किए जा रहे हैं और बाजारों में सामग्री आने लगी है। इसके लिए करवा पेंट तैयार, करवा सजा कर देना, रंगी बिरंगी पकवान बनाए जाते हैं, पतियों का लिए उपवास किया जाता है, उसके लिए सब प्रकार की तैयारी की जाती है। किस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है? कच्चे पक्के कलर, सभी प्रकार के लेस वगैरह सभी प्रकार के कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को। इस व्रत का बहुत विशेष महत्व है। माताएं अपने पति की दीर्घायु उम्र की कामना के लिए एवं पुत्र पौत्रों की दीर्घायु उम्र की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। ये लगभग 21वें वर्ष ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, जिसमें कि 21 वर्ष पहले भी रात्रि 9:25 में चंद्रमा का उदय था और इस वर्ष भी रात्रि 9:25 में चंद्रमा का उदय हो रहा। बहुत शुभ नक्षत्र है, शुभ घड़ी है। ट्रैक्टर एसोसिएशन संघ बारासिवनी के पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में संगठन के उपाध्यक्ष हरी क्षीरसागर ने बताया कि बारासिवनी में अभी वर्तमान में सैकड़ों की संख्या में बैलगाड़ी से बगैर रॉयल्टी के रेत का परिवहन किया जा रहा है। बारिश के समय शासन के निर्देशों के तहत रेत परिवहन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसका फायदा बैलगाड़ी के माध्यम से उठाया जा रहा है और उन्होंने जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। इससे ये थी भाई साहब कि हमारे यहाँ बारासिवनी में हम सभी ट्रैक्टर चालक हैं और रेत में हम लोगों की सब लीगल गाड़ियाँ रॉयल्टी पे चलती हैं। अब चूँकि क्या है कि अभी बारिश की वजह से कुछ बेन लगे रहते हैं बारिश में बेन घाटों पे, तो सबकी गाड़ियाँ बंद थी। उस पीरियड में घाटों पे बेन रहने के बावजूद भी बारासिवनी में कम से कम 300-350 बैलगाड़ियाँ बगैर रॉयल्टी के, बगैर बिना कुछ शुल्क दिए गवर्नमेंट को, शासन को बगैर शुल्क दिए गाड़ियाँ चल रही हैं। तो उसमें दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग जो रॉयल्टी अब रेत ला रहे हैं तो हमको काम नहीं मिल रहा है। तो हम शासन से, प्रशासन से और महोदय जी से निवेदन करने आए थे कि उनसे भी कुछ बैलगाड़ी वालों से भी कुछ शुल्क लिया जाए। ये कब से चल रहा है? यानी ये हो गया करीब 2-3 माह। 2-3 माह। तो इसकी कहीं शिकायत किए थे आपने बारासिवनी स्तर? हाँ, बारासिवनी में किए थे एसडीएम साहब को। तो कोई कार्रवाई हुई? नहीं अभी तक। आजाद अध्यापक संघ द्वारा शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करवाए जाने के लिए रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने बताया कि जिले के भीतर शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत शिक्षकों से बीएलओ का कार्य लिया जा रहा है। शासन ने पूर्व में ही शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने के आदेश दिए हैं, जिसका पालन नहीं हो रहा है। ये मांग जो है, हमारे जिले में कार्यरत शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग में जो शिक्षक बीएलओ के रूप में कार्यरत है, उनको गैर शिक्षकी कार्य कराया जाता है। अभी जो शासन के द्वारा समय समय पे जो आदेश हुए हैं, उसमें शासन ने माननीय कलेक्टर महोदय को उसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि जो बीएलओ कार्य में जो कार्यरत शिक्षक है, उनको इस दायित्व से मुक्त किया जाए और उनके स्थान पर जो स्थानीय जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या रोजगार सहायक है या सचिव है, उनको इस दायित्व, इनके दायित्व को उनके दायित्व में परिवर्तित कर दिया जाए। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी से ये गुजारिश करने आए हैं, चूँकि शिक्षक का काम केवल पढ़ाना होता है, अगर उसका गैर शिक्षकी कार्यों में उसको लगा के रखा जाता है तो वो मानसिक दबाव में रहता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे असर पड़ता है और उसके कारण फिर रिजल्ट पे भी बुरा असर पड़ता है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के आश्वासन पर अतिथि विद्वानों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट गए हैं। जिला अध्यक्ष अतिथि विद्वान संघ ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अतिथि विद्वानों के लिए फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है। अतिथि विद्वान संघ जो है, 4 तारीख को हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं जीतू पटवारी जी, उनके स्थान से हम लोगों ने पैदल यात्रा भोपाल तक के, कमलनाथ जी के जो है स्थान है वहाँ तक के हम लोगों ने नीलम पार्क तक के रखा था। और ये जो यात्रा है 12 तारीख को हम नीलम पार्क पहुँचे और नीलम पार्क में काफ़ी लगभग 4,500-5 हज़ार अतिथि विद्वान वहाँ एकत्रित हुए थे। उनके बीच उच्च शिक्षा मंत्री आए और उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की मांगे जो हैं बहुत जायज़ है। आप लोग 15-15, 20-20 साल से महाविद्यालय को बहुत कम पैसे में सेवा देते हुए आ रहे हो
हम पहली प्राथमिकता जो है आपको देंगे। जब तक कि आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम कोई भी रेगुलर पोस्टिंग नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रक्रियाएं हैं नियमितीकरण की, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, आप हमें कुछ समय दीजिए। उन्होंने अभी हमारे संघ को 1 सप्ताह का समय दिया है और 1 सप्ताह में यदि संघ के द्वारा फिर यदि मान लो यदि हमारी मांगे लिखित में नहीं दिया जाता, उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह में हम आदेश पारित कर देंगे। और यदि 1 सप्ताह में आदेश पारित नहीं करते हैं तो पुनः हमारे संघ जो अतिथि विद्वान संघ है उसके आह्वान पे पुनः हम हड़ताल पे जा सकते हैं। लालबर्रा तहसील अंतर्गत बोट्टा हजारी के 1 सैकड़ा से अधिक महिलाओं ने प्रशासन से पीएम आवास आवंटित कराए जाने की मांग रखी। ग्राम की महिला तिरंजा कालकर बताती हैं कि अतिवृष्टि से इस वर्ष दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं जो रहने लायक नहीं हैं। बीते वर्षों में सर्वे कार्य तो किया गया लेकिन 19 लोगों को ही पीएम आवास का लाभ मिला है। इसीलिए प्रशासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द उनकी सुनवाई की जाए। हमारे गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो है 19 मकान आए हैं अभी तक, और ये ओलावृष्टि और अधिक बारिश के कारण मकान पूरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो रहने में बहुत तकलीफ हो गई लोगों को। कई बार हमने आवेदन लगाए, पंचायत में लगाए हैं, जनपद में लगाए हैं और तहसीलदार के भी पास लगाए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? सर सर्वे अभी हुआ है, पहले का सर्वे जो हुआ था वो तो डाटा उड़ गया बोलते हैं, लेकिन जो अभी सर्वे हुआ है सचिव का कहना है कि सर्वे चला गया है, ऐसा उनका कहना है। कितने लोगों का नाम आया अभी? सर अभी नाम 150 लोगों का है। तो किसी को भी नहीं मिला क्या? नहीं। लाभ 19 लोगों को मिला है, पहले वालों और बाकी। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मकसूद खान आरोप लगा रहे हैं कि शासन की लापरवाही से इनका डाटा हटा दिया गया है, जिस कारण आज उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनको करीब कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री आवास का, तो करीब 200 नाम गए, लेकिन शासन की लापरवाही से इनका डाटा उड़ गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले टेरोली का भी उड़ा था, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो दोबारा सर्वे हुआ। तो हमारा ये है कि माननीय कलेक्टर महोदय से कि इनका डाटा दुरुस्त किया जाए उस पंचायत का, और इनको प्रधानमंत्री आवास का फ़ायदा दिया जाए। और अभी अंत बारिश से इनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए, बहुत से गिर गए हैं, रहने लायक नहीं हैं, और बहुत से लोग तो इधर उधर रह रहे हैं। तो हमारा मानवीय आधार पर माननीय कलेक्टर साहब से ये अनुरोध है कि इनका डाटा वापस लाया जाए और इनको प्रधानमंत्री आवास का जो ये हकदार हैं इनको उसका फ़ायदा दिया जाए। फ़ायदा देने के बाद इनकी व्यवस्था और इनको 10-10 हजार रुपए का मुआवजा भी दिया जाए जिनके मकान गिरे हुए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर तय की गई है। इस तारीख को बढ़ाने के लिए भारतीय किसान संघ द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मोहारे ने बताया कि धान खरीदी के लिए पंजीयन का समय 16 अक्टूबर तक रखा गया है, जिसे बढ़ाकर 15 नवम्बर तक किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश किसान पंजीयन अपना नहीं करवा पाए। बालाघाट जिले के किसानों की मांग है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा धान खरीदी का सोसाइटी के द्वारा पंजीयन कल 16 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। हम माननीय कलेक्टर महोदय के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि यह जो धान खरीदी का जो समय है 15 नवंबर तक किया जाए। क्यों अभी भी कुछ किसान छूट गए क्या? कई किसानों का भी छूट चुके हैं। बीच में क्या पटवारी संघ की हड़ताल थी, कोई राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के कारण कई लोगों का पंजीयन हो नहीं पाया है, तो किसानों ने अनुरोध किया शासन से कि इसको बढ़ाया जाए 15 नवंबर तक। अगर नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे? नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर हम लोग दूसरी कार्रवाई करेंगे शासन से मांग करने के लिए। फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा बिजली बिलों में सुधार के लिए प्रत्येक मंगलवार को बैठक आहूत करने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में मंगलवार को कार्यालय सहायक अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी बालाघाट शहर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्य व बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। महीने के सेकंड मंगलवार को विद्युत बिल सुधार समिति की मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें जितने भी गलत बिल बनते हैं उपभोक्ताओं के उनका त्वरित निराकरण किया जाता है। आज क्या प्रस्ताव? आज जैसे 5 आवेदन प्राप्त हुए, तो वही सब अभी सब सदस्यगण बैठे हुए हैं और 5 आवेदन प्राप्त हुए जिनका निराकरण कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा थी, आदरणीय कमलनाथ जी की मंशा थी कि जो बिलों में कई बार गड़बड़ियाँ होती हैं, उन बिलों में गड़बड़ियाँ ना हो और जो जिसके उपभोक्ता हैं उन्हें परेशानी ना हो, इस
बात को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश शासन ने एक समिति गठित की है। उसमें हम लोग 5 मेंबर हैं इसमें, और हर महीने के मंगलवार को बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें दूसरे मंगलवार को, जिसमें जो भी ऐसे इस तरह के बिल आते हैं जो त्रुटिपूर्ण होते हैं, तो समिति के सामने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सहायक यंत्री श्री बघेल द्वारा हमको अवगत कराया जाता है। प्रस्ताव लिया गया है? बैहर की तहसील के वनांचल क्षेत्र किनारदा पंचायत के पोला पटपरी की 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने प्रशासन को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम पोला पटपरी की निवासी यशोदा धुर्वे बताती हैं कि पुलिया नहीं होने की वजह से बच्चे गांव से स्कूल नहीं जा पाते। 1 महीना पूरी तरह से स्कूल बंद रहता है। यही है कि अपने मतलब रोड पुलिया न रहने की वजह से मतलब बच्चे बारिश में स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। वो मतलब 1 माह स्कूल नहीं जा पाते हैं, और मार्केट वगैरह भी जाते हैं तो कभी बाढ़ पानी रहा तो मार्केट में भी नहीं जा पाते हैं, और मतलब आने जाने उसी यानी रास्ता से यानी आना जाना होता है तो वो भी नहीं हो पाता है, मतलब बहुत परेशानी होती है। तो आपने कभी बताया नहीं कि जैसे वरिष्ठ अधिकारी लोग भी आए होंगे निरीक्षण पे, तो समय नहीं? हाँ सर, बहुत पहले बताए थे ये सब, यानी मतलब शायद हुआ भी था बोलते हैं पास, फिर पता नहीं कैसे किस वजह से कैंसिल हुआ वो नहीं मालूम अपने का। तन्नौर नदी है, फिर पटपरी नदी है, और एक माता गुरी नाला। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या जा रही है वहाँ पे? जैसे सर बाढ़ आने के बाद वो होता ही है कि कोई भी शासकीय कार्यों के लिए, हाट बाजार के लिए उसी मार्ग से होकर के जाना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई शिक्षा के संबंध में उसी मार्ग से होकर जाना पड़ता है। अच्छा, कौन से तहसील को जोड़ता है ये मार्ग? बैहर तहसील को। बैहर तहसील को। तो अकेले ही रास्ता है कि और भी रास्ते हैं उसमें? एक ही रास्ता है, और एक किनारदा से आगे है। पंचायत के सरपंच लक्ष्मी प्रसाद टेकाम बताते हैं कि गांव को जोड़ने वाली अमूमन सभी सड़कें कच्ची हैं, आज तक कभी बनी नहीं। दर्जनों बार अधिकारियों को प्रस्ताव तक भेजा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये हमारे मतलब पोला फाटक से पोला 3 किलोमीटर जो कच्ची सड़क है सर, उसके संबंध में किनारदा पटेल टोला से 8 किलोमीटर कंदी रोड में। अच्छा, क्यों नहीं बन पाई अभी तक सड़क? कब से नहीं बन पाई? ये सर बहुत पहले से नहीं बन पाई है। क्यों? अधिकारियों को तो आपने अवगत कराया होगा? जी, हमने तो बहुत ही प्रस्ताव सब दिए थे, लेकिन आज दिन तक कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसको तो ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव जो लिया था आप लोगों के पंचों के द्वारा, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, वो तो पंचायत के माध्यम से तो बन जाती सर, लेकिन क्या है वो कच्ची चूक बनी करके उसको हम लोग को कुछ शाखाएँ को देखें, उसको छोड़ दिया। तो आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही? मतलब चलिए हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। बालाघाट शहर का एक क्षेत्र ऐसा है जो अब ना बालाघाट के नक्शे में है और ना ही किसी पंचायत के नक्शे में। जी हाँ, हम कोई पहेली नहीं बुझा रहे हैं, आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे बीते दिनों नगर पालिका चुनाव से पूर्व की गई परिसीमन कार्य की कलई खोल रही है। चले जानते हैं पूरा माजरा क्या है। आगामी दिनों में होने वाले नगर पालिका चुनाव से पूर्व जनसंख्या व भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शहर के सभी 33 वार्डों का परिसीमन कार्य चालू है। ऐसे में शहर के वार्ड नंबर 3 के कुछ क्षेत्र को शहर से हटा दिया गया है। नक्शे के आधार पर न ये किसी पंचायत का हिस्सा है और न ही शहर का। ये जो नक्शा हमने नक्शे का अवलोकन किया है, जो परिसीमन में नक्शा काटा गया है, उस नक्शे में हमने देखे तो वार्ड नंबर 2 पुराना जो था उसको वार्ड नंबर 4 बना के उसकी सीमा वहाँ ख़त्म कर दी गई है, और ये जो पुराने 3 में इसको सम्मिलित किया गया था पुराने नक्शे में, आज उसको इस नक्शे से बाहर कर दिया गया है। ये बोदा रोड के ऊपर का एरिया है, बोदा रोड जो जाती है उसके पास का एरिया है। ये वार्ड नंबर के पीछे कटंगी रेलवे लाइन के बाजू वाला इलाका है, और पंप हाउस गली से जो आता है वार्ड नंबर 2 की सीमा, उसके पिछवाड़ा पड़ता है। अभी तक तो शासन ने जो परिसीमन किया है, अभी तो इसको नदारत कर दिया है पूरा। हाँ, इसको शामिल ही नहीं किया है नगरीय क्षेत्र में। ये वर्तमान में 3 भी कहलाता है, 2 भी कहलाता है। 2 भी कहलाता है। कितने लोग वंचित हो जाएंगे इससे? यहाँ लगभग 10 मकान बने हुए हैं। 10 मकान में रहवासी जो भी हैं 40-50 लोग हैं, वो अभी इसमें सम्मिलित नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या किसी की गलती की वजह से हुआ है या नहीं? परिसीमन गलती की वजह से नहीं हुआ है। परिसीमन जो हुआ है वो स्पॉट पे नहीं जाने की वजह से हुआ गलत। जिन लोगों को जवाबदारी दी गई है
वो लोग जगह पे पहुंच के सीमा का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये त्रुटियां बाहर आ रही हैं। वार्ड नंबर 3 के पार्षद साबिर मंसूरी बताते हैं कि परिसीमन के दौरान बड़ी लापरवाही की गई है। वार्ड नंबर 3 का कुछ हिस्सा वार्ड नंबर 4 और अन्य वार्ड में शामिल किया गया है, लेकिन कुछ हिस्से को शहर से बाहर कर दिया गया है। 5-7 घर के लोग हैं जो परिसीमन में से बाहर होंगे, उन लोग वार्ड क्रमांक 3 से। तो क्या इस पे दावे आपत्ति लगाएंगे आप? हाँ, दावे आपत्ति लगाएंगे हम अपने हिसाब से। नहीं, वो तो नगरीय क्षेत्र के लोग हैं, अगर परिसीमन में उनको नहीं लाया जाएगा तो वो बेचारे तो वंचित हो जाएंगे ना। और जो बालाघाट नगर पालिका की जो सीमा क्षेत्र है, उस सीमा क्षेत्र में वो इलाका आता है, तो अधिकारियों को तो वैसे उनको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, उन्हें छोड़ नहीं सकते। अच्छा, उन किसकी गलती लग रही जिससे उनको छोड़ दिया गया परिसीमन में? ये क्या है, ये जो मुझे जो पता चला है, सन 2011 में ये परिसीमन का ये जो वर्तमान जो अभी प्रकाशन हो रहा है, ये 2011 में हुआ है परिसीमन। तो ये 2011 की ही लिस्ट को मतलब नगर पालिका के अधिकारियों ने इसी को ओके करके मध्य प्रदेश शासन तक पहुँचाए हैं। अच्छा, जिसकी वजह से छूट गए? हाँ, जिसकी वजह से इन लोग छूट गए। वो पुराना रकबा था, उस समय मुझे जानकारी मिली है कि वो वार्ड क्रमांक 3 में भी आते था करके। अभी वर्तमान में क्या है, वो एरिया छूट गया, ना 2 में लिए हैं उनको, ना 3 में लिए। मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और इसका अर्थ भी आप भली भांति जानते होंगे। ऐसे ही कुछ हालात इन दोनों नगर पालिका के बने हुए हैं, जहां शासन से मिलने वाले फंड की कटौती होने और विभिन्न प्रकार के टैक्सों की वसूली नहीं होने के चलते नगर पालिका पर वित्तीय संकट आन पड़ा है, जिसके कारण अब नगर पालिका ने 500 कर्मचारियों की छटनी किए जाने की योजना बनाई है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नगर पालिका द्वारा निष्क्रिय कर्मचारियों का एक खाका तैयार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने सभी विभागों में पदस्थ अतिरिक्त कर्मचारियों का ब्यौरा इकट्ठा करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2016 के बाद लगे अस्थायी कर्मचारियों को दीपावली के पूर्व निकाले जाने की योजना बनाई गई है। कर्मचारियों की छटनी किए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान पार्षद यासिन खान ने बताया कि हमें भी जानकारी मिली है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, जो कि गलत है। देखिए, हमको भी अभी ऐसी जानकारी लगी है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय के द्वारा कुछ कर्मचारियों को निकालने की चर्चा नगर पालिका में है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कर्मचारियों ने आपका क्या बिगाड़े जो आज ऐसी आफत आपको आम पड़ी कि इन कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है काम से, जबकि पिछले 10 सालों से 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। हमने किसी भी कर्मचारी को नगर पालिका से निकाले नहीं है, और नगर पालिका में भी जब से अनिल दुआरे जी बैठे हुए हैं, हमने लोगों को रोजगार ही दिया है, किसी का रोजगार छीनने का काम नहीं करें। तो अभी क्यों फिर निकाला जा रहा है इनको? क्यों खाका तैयार किया जा रहा है? क्यों लिस्ट बनाई जा रही है? देखिए, ये सरकार ने जो नगर पालिका को चुंगी क्षतिपूर्ति वाली जो राशि आती थी उसमें 40% की कटौती कर दी है, और जो विकास कार्य के पैसे आते थे उसमें भी भारी कटौती हो गई है। विकास कार्य के लिए पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, तो इससे समझ ही आ रहा है कि सरकार हर मोर्चे पे फेल हो गई है। और अब मुझे लगता है नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे ने बताया कि जब तक वे नगर पालिका में है, किसी भी अस्थायी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। नगर पालिका में अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे किसी भी कर्मचारी की रोजी रोटी नहीं छीनी जाएगी। ऐसा कोई विचार नहीं है, और मेरे रहते में यहाँ से कोई कर्मचारियों की रोजी रोटी नहीं छीनी जाएगी। सब कर्मचारी काम करेंगे और सबको तनख्वाह मिलेगी। जो कर्मचारियों की जो लिस्ट बनी है वो किस लिए बनी गई? कुछ छाटने की लिस्ट बनी है? देखो, लिस्ट बनी होगी जो होगी, लेकिन अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं सर्वे कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ दावे के साथ और जवाबदारी के साथ कहता हूं कि कोई कर्मचारी यहां से निकाले नहीं जाएंगे, सब कर्मचारी काम पे रहेंगे। नक्सलियों द्वारा पिछले 3 दशक से वर्तमान तक नक्सली घटनाएं घटित कर पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाए जाने के साथ साथ शासकीय संपत्ति को भी नष्ट किया गया और शासन की विकास परक योजनाओं को हमेशा बाधित भी किया है। वर्ष 1990 से अब तक नक्सलियों द्वारा हिंसक गतिविधियां जैसे हत्या का प्रयास, आगजनी, लूट, डकैती, माइन ब्लास्ट, कुल 486 नक्सल अपराध घटित किए गए हैं। नक्सलियों द्वारा जिला बालाघाट के ग्रामीण जनों को पुलिस के मुखबिर होने के संदेह और नक्सलियों की गतिविधियों का विरोध करने के कारण गोली मारकर हत्या की गई है। ऐसे पीड़ित परिवारजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और जन शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के उद्देश्य से जिला बालाघाट के पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन बालाघाट KP वेंकटेश्वर राव द्वारा
द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विशेष नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत पीड़ित परिवारों के योग्य उम्मीदवारों को शासन की योजना के अनुसार जिला बालाघाट में विशेष भर्ती प्रक्रिया के तहत स्वर्गीय झाड़ूनाथ के पुत्र काशीराम राउत, स्वर्गीय बुधराम सिंह पंद्रे के पुत्र निकू पंद्रे, स्वर्गीय सुरेंद्र धुर्वे की बहन प्रतिमा धुर्वे, स्वर्गीय कार्तिक राम धुर्वे की पत्नी सोनकली धुर्वे, स्वर्गीय छन्नू लाल टेकाम की पत्नी बसंतीबाई टेकाम को आरक्षक जीडी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा स्कूली बच्चों को हाथ धुलवाने का महत्व बताते हुए हाथ धोने की विधि से अवगत करवाया गया और शौच जाने के बाद और खाना खाने के पहले साबुन से हाथ धोने हेतु शपथ दिलवाई गई। शिक्षकों ने बताया कि हाथों में अनदेखी गंदगी छिपी होती है जो किसी भी वस्तु को छूने से उसका उपयोग करने और कई तरह के दैनिक कार्यों के कारण होती है। गंदगी बगैर हाथ धोए खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन से आपके शरीर में आ जाती है और बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए साबुन से हाथ धोना अति आवश्यक है। भोजन के पहले है ना क्या करेंगे और खाए के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस था। इसका आयोजन हमने अपने संस्थान में किया है। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये तो विगत वर्षों से मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष जो है 15 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षा बालकों को क्या शिक्षा दी गई है? इससे हाथ धुलाई के महत्व के बारे में बालकों को बताया गया, साथ ही साथ हाथ क्यों धोए जाते हैं और हाथ नहीं धोने से किस प्रकार से हाथ की सफाई की जाती है, ये सारे चरणों के बारे में बच्चों को बताया गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय के आमाटोला स्थित अंबेडकर भवन में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर जिला बौद्ध संघ शाखा लालबर्रा के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान, प्रहलाद मेश्राम, इंजीनियर किशोर बौद्ध, डॉक्टर प्रशांत डहाटे सहित वरिष्ठ जनों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले अतिथियों के द्वारा गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन किया गया और इसके बाद उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने सामूहिक रूप से त्रिशरण और पंचशील का वाचन कर बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर देश में कार्य करने का संकल्प लिया। इसके बाद उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने सामूहिक रूप से त्रिशरण व पंचशील का वाचन कर बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया। हमारे लिए सूचना कि हमारे बीच इस कार्यक्रम में हम भगवान बुद्ध के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा मांडवा गोवा में 12 से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में बालाघाट जिले के 7 खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए। पूरन सिंह धुर्वे, जितेंद्र धुर्वे, चेतन मरकाम,
स्वर्ण पदक। इसी तरह उपेंद्र सिंह मरकाम, भूपेंद्र उइके ने रजत पदक और यशवंत सय्याम और दीपक तिलगाम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। ये सभी खिलाड़ी कराटे कोच राजेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी नगरी भरवेली सहित अनेक स्थानों में 63वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरवेली में इस अवसर पर सोमवार को रात्रिकालीन संगीत समारोह भीम प्रस्तुति दी गई। उसके पश्चात लोगों ने भोजन ग्रहण किया। वहीं सम्राट अशोक सेना बालाघाट द्वारा अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद जिला अस्पताल में फल वितरण किया। चक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर के उपलक्ष्य में रक्तदान में आज सम्राट अशोक सेना द्वारा अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर सम्राट अशोक सेना के सारे सदस्य एवं मित्र मंडली समाज सेवक द्वारा अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात जिला चिकित्सालय में आकर फल वितरण किया गया और मरीजों के हालचाल जाने गया है। नगरपालिका द्वारा AWS के माध्यम से 2 सैकड़ा से अधिक हितग्राहियों को मकान का आवंटन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे ने इस दौरान हितग्राहियों को जानकारी दी कि यह मकान 2 लाख रुपए की लागत का है, जिसमें शुरुआत में मकान बुक कराने के लिए 20,000 रुपए जमा करने होंगे, वो भी किश्तों के रूप में। उसके बाद 1,80,000 बैंक द्वारा नगरपालिका ही फाइनेंस करवा कर देगी, जो आसान किश्तों में जमा करना होगा। आज प्रधानमंत्री आवास के बचे हुए हितग्राही जिनको हमको मकान देना था, उनका आज हमने ड्रा सिस्टम से ड्रा निकाला। उन्हें हमने सभी लोगों को सूचना दे दिए थे। सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ गए, उनका ड्रा निकाल कर उनको बिल्डिंग अलॉट कर दिए। तो आज बहुत सारे लोगों का ड्रा मेरे सामने निकाला गया और ड्रा की कार्रवाई अभी चल ही रही है। कितने हितग्राहियों को आज लगभग जितने हैं 2000 के आसपास हितग्राही हैं, उनको सबको हम आज अलॉट कर देंगे बिल्डिंग। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्गा जी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में कटंगी रहा बंद, जफ और भजन गाकर जताया विरोध। वार्ड परिसीमन में उजागर हुई बड़ी लापरवाही, नक्शे से गायब हुए शहर के वार्ड नंबर 3 के 2 दर्जन से अधिक मकान। आर्थिक संकट से जूझ रही नगरपालिका, 500 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी। पुलिस विभाग की पहल, नक्सलियों द्वारा घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को दी नौकरी। 7 छात्रों ने किया जिले का नाम रोशन, गोवा में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में जीते पदक। पटाखा पर जल्द शुरू होगी कार्रवाई, पुलिस ने बनाई अलग अलग टीम। मध्य प्रदेश शासन के आश्वासन पर अतिथि विद्वानों ने समाप्त की हड़ताल और 17 अक्टूबर को करवा चौथ, वर्षों बाद आ रहा विशेष संयोग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।